हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लॉ आइलैंड। दिस इज सफिया। सो इस वीडियो लेक्चर में आज हम अपने पार्ट सेकंड बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल का लास्ट चार्टर एक्ट कवर करेंगे। वो चार्टर एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सबसे पहले तो हम वो सर्कमस्टांसेस पढ़ेंगे जिनकी वजह से चार्टर एक्ट 1853 को फॉर्म किया गया था। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि हर चार्टर एक्ट को फॉर्म करने के पीछे एक रीज़न था, तो चार्टर एक्ट 1853 को भी फॉर्म करने के पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न था ड्यूअल गवर्नमेंट। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ड्यूअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी, जिसमें कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को एंड कमर्शियल फंक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और इन पॉलिटिकल फंक्शंस एंड कमर्शियल फंक्शंस से डील करने के लिए दो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। नंबर 1 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर 2 बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो बॉडी कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, इनके बीच में क्या होने लगा था, डिस्प्यूट होने लगा था। किस तरीके से, जब कंपनी में कोई भी मैटर होता था, कोई लॉ पास होना था, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी फंक्शन होना था, तो सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाते थे। वो किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते थे, किसी भी मैटर को लेकर कोई डिसीजन ही नहीं होता था। डिसीजन आते भी थे तो डिले हो जाया करते थे। तो क्या हो रहा था, इस तरीके से कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो चुका था इस तरीके से। तो दूसरी साइड क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की और जो स्टेट्स हैं उनको एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे स्टेट्स एनेक्स हो रही थी तो न्यू स्टेट आ रही है, न्यू स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं हम, एक साइड तो कंपनी का बर्डन बढ़ रहा था, उसका काम बढ़ रहा था, और दूसरी साइड क्या हो रहा था, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। तो इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक न्यू एक्ट पास किया, जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यही रीज़न था इस एक्ट का फॉर्मेशन का। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 के प्रोविजंस की। तो अब तक हमने पहला प्रोविज़न तो ये है कि चार्टर एक्ट 1853 ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका जो ड्यूरेशन है वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया था। इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड का मतलब ये है कि इस एक्ट ने ये कहा था, जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती है तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल करेगी। जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस एक्ट्स में पढ़ा है, जब भी कोई चार्टर एक्ट आता था वो कंपनी की ड्यूरेशन को फर्दर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया करता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कंपनी की ड्यूरेशन इंडेफिनिट पीरियड के लिए हो चुकी है, और इंडेफिनिट पीरियड क्या, जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती है जब तक कंपनी रूल करेगी। यहीं अगर सेकंड फीचर की बात की जाए तो गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो फंक्शंस हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया था। थर्ड फीचर की अगर हम बात करते हैं तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें 6 न्यू मेंबर्स ऐड कर दिए गए थे। ये ज़रा इम्पॉर्टेंट फीचर है, तो इसको हम अब समझ लेते हैं कैसे। कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें पहले कितने मेंबर्स हुआ करते थे, 6 मेंबर्स। अब 6 न्यू मेंबर्स और ऐड कर दिए गए थे, तो टोटल अब हो चुके थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में 12 मेंबर्स। ये जो 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए थे वो क्यों ऐड किए गए थे, ये 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए थे लेजिस्लेटिव फंक्शंस से डील करने के लिए। मतलब लॉ मेकिंग जितने भी फंक्शन हैं, लॉ के रिगार्डिंग जो भी डील्स होनी है, कोई भी कमेटी आनी है या फिर कोई भी मीटिंग होनी है, वो सब यही 6 न्यू मेंबर्स जो ऐड किए गए हैं देखेंगे। अब पहले की अगर हम बात करें तो 1813 का जो एक्ट आया था उसने जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी थी। लेकिन इस एक्ट में अब जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो दे दी गई थी 6 न्यू मेंबर्स को। 6 न्यू मेंबर्स को की जो ये काउंसिल है इसको कहा जाता था मिनी पार्लियामेंट। अब हम बात कर लेते हैं 6 न्यू मेंबर्स के बारे में कि ये 6 न्यू मेंबर्स होंगे कौन। सबसे पहले मेंबर थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और सेकंड मेंबर थे अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और रिमेनिंग मेंबर्स बचते हैं 4 मेंबर्स। ये 4 मेंबर्स आते हैं बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर फोर्थ फीचर भी पढ़ा है। फोर्थ फीचर कैसे पढ़ लिया है, फोर्थ फीचर ये है, ये जो बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और वेस्ट और नॉर्थ के जो प्रोविंसेस हैं, इनसे जो
मेंबर एक एक मेंबर आ रहा है, इस 4 न्यू मेंबर की को जो फॉर्म किया गया है, इनकी फॉर्म में एक लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फोर्थ फीचर है, इस एक्ट ने, चार्टर एक्ट 1853 ने फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया था। अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ फीचर की। तो पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे उसमें 24 मेंबर्स थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स को रिड्यूस कर 24 से 18 कर दिया गया था। अब बात करते हैं हम इसके सिक्स्थ फीचर की। सिक्स्थ फीचर में ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनको पावर दी गई थी न्यू प्रोविंसेस और न्यू प्रेसिडेंसीज बनाने की। अब इसका लास्ट फीचर है इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज तो पहले भी हुआ करती थी इस चार्टर एक्ट से, लेकिन इस चार्टर एक्ट में इंडियन सिविल सर्विसेज में क्या चेंज आता है, इंडियन सिविल सर्विसेज में एक ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसा हम समझते हैं कि पहले जो इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी उसमें जो अपॉइंटमेंट किया जाता था वो अपॉइंटमेंट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन अब जो सिविल सर्विसेज इंडियन सिविल सर्विसेज थी वो सारे इंडियंस के लिए खोल दी गई थी। अब कोई भी इंडियन जाकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था और अब जो सिलेक्शन होगा, अपॉइंटमेंट होगा, वो होगा एक टेस्ट के बेस पर, ओपन टेस्ट के बेस पर। अब इसमें कोई भी इंडियन है वो पार्टिसिपेट कर सकता था। तो अब हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमने फीचर्स पढ़े हैं। फीचर्स हमने पढ़े हैं कि इस एक्ट ने कंपनी की ड्यूरेशन को इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया था। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया था फर्स्ट टाइम इस एक्ट में। गवर्नर जनरल की काउंसिल को एनलार्ज कर दिया गया था जिसमें अब 12 मेंबर्स थे। एंड लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन किस एक्ट में इंट्रोड्यूस की गई थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इंडियन सिविल सर्विसेज में एक ओपन कंपटीशन रखा गया था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिड्यूस कर 24 से 18 कर दिया गया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक न्यू पावर दे दी गई थी। वो पावर थी नई प्रेसिडेंसीज और नए प्रोविंसेस बनाने की। और एक और बात, 1853 के एक्ट के टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौसी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन की और वीडियोस देखिए। थैंक यू।